हे गाइस, मैं विमल सिंह। आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो और आज आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक वीडियो नंबर 5 लेके आ गया हूं। गाइस, आज क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर आप वो बच्चे हो जिसने वीडियो नंबर 1 से लेकर के अब तक देखा है तो उसको तो पता ही कि यार हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं और हमने लास्ट क्या पढ़ा था। पर अगर आप वो नए बच्चे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो की लिंक और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में मिल जाएगी। तो वहां से जाकर के वीडियो सीक्वेंस में देखो, तभी आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। बट हाँ, अगर इसके पहले का आपको टॉपिक्स आते हैं तो आप ये वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि वीडियो आने वाले टाइम में जब मैं पढ़ाने लग जाऊँ तो आपको हो सके कि यार मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सब बच्चों को हमें कवर करना होता है कि हर स्लो बच्चे को, फास्ट बच्चे को, सबको समझे। अगर आप वो फास्ट बच्चे हैं तो आपको क्या कर लेना है, स्विच कर लेना है 1.25x पे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट अपने आप एडजस्ट कर लेता है यूट्यूब का एल्गोरिदम, स्पीड बढ़ा देगा। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको फील होगा और आपको समझ में आने लग जाएगा, आपकी स्पीड मैच हो जाएगी। किसी को 1.5 पे करना है, 1.5 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है फिजिक्स के लिए। एक बार को मैथ्स के लिए चलता है, ठीक है, बायो के लिए चलता है, बट फिजिक्स को कॉन्सेप्चुअल थोड़ी सी होती है, कॉन्सेप्चुअलाइज होती है, चीज़ें इमेजिन करनी होती है। तो वहाँ पे तो आपको मैं चाहूँगा कि 1.25 से ज़्यादा मत जाना, वहीं पे ज़्यादा बेटर होगा। गाइज, आज का टॉपिक करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो नंबर 5 में। वो टॉपिक का नाम है, अगर आपको याद हो तो मैंने, अगर आप वो बच्चे जो पहले देख चुके हो तो आपको याद होगा कि मैंने वीडियो नंबर 4 में कहा था। ये वाली स्लाइड देखो, ये स्लाइड देखो। इसमें मैंने कहा था कि वीडियो नंबर 4 में मैंने कहा था कि यार मैं आपको ये 4 टॉपिक मैंने सिखा दिए थे। वर्क डन, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, वी एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें ये देखना है, ये वाला। आज हमारा मोटिव ये है कि यार ये वाला पार्ट अपना नहीं हो पाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आज अपना मेन मोटिव वही है कि हमें ये स्टार्ट कर देना है। और आज ये तीन के तीनों डेरिवेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको खत्म कर चुके होंगे, इस बात को याद रखो, बारीकी समझो। आज हम लोग को ये अपना ये देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान सुनना, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस पूरे चैप्टर में मैं क्या कहूंगा, वी कहूंगा। मैं तुम्हें थोड़ी सी बातें बता देना चाहता हूँ कि यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई दोनों का सिंबल वी है, दोनों एक ही है, इस बात को याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात बहुत जरूरी है भाई साहब, ठीक है, पक्का याद रखोगे, ठीक है। चलो, तो अब बारीकी से बातों को समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें आने वाले ये तीन तीन डेरिवेशन में हमें वी की वैल्यू निकालनी होगी। हमें क्या निकालना होगा, हमें वी की वैल्यू निकालनी होगी। और वी की वैल्यू किसके कारण, ड्यू टू, ध्यान सुनना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि भाई साहब एक पॉइंट पे चार्ज रखा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे कितनी होगी, ऐसा कुछ निकालने वाले, दिमाग लगाने वाले। दूसरा हमें स्टार्ट करना है डाइपोल। क्या स्टार्ट करना है, डाइपोल, कि भाई साहब डाइपोल, डाइपोल का मतलब होता है, डाइपोल में पढ़ाऊंगा 11 का टॉपिक है पर मैं थोड़ा बेसिक बता दूंगा कि भाई साहब डाइपोल होता क्या है। तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एक 12 डिस्टेंस पे होते हैं, डाइपोल बन जाता है, ठीक है। डाइपोल बनने के बाद ये क्या होता है बताओ, डाइपोल बनने के बाद ये जो चार्ज होता है, अगर आप बारीकी समझोगे, ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे, वी की वैल्यू क्या होगी ये अपने को निकालना सीखना है। आ रही बात समझ में। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा, बारीकी समझना। सिस्टम ऑफ चार्ज होता है कि भाई एक डब्बा ले लिया, बॉक्स ले लिया, उस बॉक्स में बहुत सारे चार्ज भरे पड़े हुए हैं, बहुत सारे चार्ज भरे पड़े हुए हैं। तो एक चार्ज पे अगर कोई भी एक पॉइंट ले लूँ मैं, अगर मान लो तो सिस्टम में देखो, ये डब्बा है, डब्बा मतलब सिस्टम, सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं। उसमें मुझे मान लेता हूँ कि एक पॉइंट ले लेता हूँ, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे चार्ज नहीं है, उस पॉइंट पी पे मुझे इन सारे चार्जेस की वजह से, सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी ये अपने को निकालने आनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि अभी कुछ भी समझा होगा नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, मैं जानता हूँ कि अभी तक कुछ भी समझा होगा नहीं, पर हम लोग बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं और मैं सारी बातें फिर से करूँगा नो डाउट, और सब कुछ अच्छे तरीके से समझा के लूँगा, ठीक है। सारी बात समझ में, तो चलिए स्टार्ट करें। हम लोग को v की वैल्यू, अपना मोटिव समझ में आ गया कि यार अपने को v की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, अपने को v की वैल्यू निकालनी है
इन 3 तरीके से 3 डेरिवेशन आज हम लोग करने वाले बेहतरीन तरीके से, जहाँ पे जो भी बेसिक लगेगा हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। पर उम्मीद यही करूंगा कि भाई साहब पिछले चैप्टर का तो पिछले वीडियो का आप देख करके आए हो, बिना वीडियो देखे बिना वीडियो समझे बिना वो टॉपिक आए कुछ भी आने वाला नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, उसको देख करके आओ। तो फटाफट से जाओ और क्या, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और फटाफट से सीक्वेंस में सारी की सारी वीडियो देख करके आओ और शेयर करो। ये बताओ कि यार MSCIT और बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं हम लोग, दिल लगा, ठीक है। तो चलते शुरू करते हैं। तो ये गाइस ध्यान दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये अपने को देखना है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं यार। एक बात करता हूँ, एक बात बताओ मुझे कि अगर एक पॉइंट पे मैंने एक चार्ज रख दिया, एक पॉइंट लिया, इस पे चार्ज मैंने कैपिटल क्यू रख दिया, मुझे पता है कि इसकी लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे जाएगी, बराबर। इसकी लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से निकलेगी, इसकी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगी भाई साहब। और इसी भी किसी पॉइंट पे मैं क्या ले सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले सकता हूँ। अगर बारीकी समझो तो Q एक प्लस Q चार्ज है, एक पॉइंट पे रखा हुआ है और इसकी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगे और उस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले सकता हूँ, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कहीं ना कहीं इस लाइन ऑफ फोर्स के पास एक फोर्स होता है अपॉन चार्ज। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। भाई एक चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना, तो बोलो। तो देखो एक बात समझो, एक पॉइंट है कैपिटल क्यू नाम का चार्ज रखा है, एक पॉइंट है कैपिटल क्यू नाम का चार्ज रखा हुआ है, इस पे लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगी। ध्यान सुनना, लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगी। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता लग गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखूंगा और अगर इस पाथ में, ये एक पाथ हो गया ना, इस चार्ज का ये लाइन ऑफ फोर्स एक पाथ होता है, समझते जाओ सिर्फ, ये क्या होता है, एक पाथ होता है। अगर बारीकी से समझ पाओ तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स है इस पॉइंट चार्ज पे रखने की वजह से, ये जो लाइन ऑफ फोर्स है इस पाथ के ऊपर अगर मैं किसी भी चार्ज को रख देता हूँ, इस पाथ में अगर मैं किसी भी चार्ज को लेके आऊंगा, तो ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है F/Q, क्या ये जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा, क्या ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, बिल्कुल करेगा। और ये चार्ज यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। और जब ये चार्ज यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, इट मीन्स कि वर्क डन हो गया। भाई साहब वर्क डन हो गया, सही कि नहीं यार। F लगा और dx, मान लेते हैं dx, भाई के समझो, फिर से लिख देता हूँ, F लगा और dx, F इंटू dx। यार आया कि नहीं आया यार, सच बोलना। भाई साहब मैंने क्या बोला, एक चार्ज है पॉइंट चार्ज, ये मुझे लाइन ऑफ फोर्स है, उसका पाथ होता है, उस पाथ में उस रास्ते पे अगर मैंने किसी चार्ज को रख दिया तो क्या वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वर्क डन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वर्क डन होगा। इसे बता चुका हूँ मैं बहुत बेसिक तरीके से, आ रही बात समझ में। बट हम लोग क्या करेंगे, जबरदस्ती क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, dx नाम का। मैं वर्क डन, इसके पाथ, इसका जो पाथ है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है, उसके अपोजिट में लेके आऊंगा मैं इसको, dx अपोजिट डायरेक्शन में कराऊंगा, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट में। समझते हैं सर क्या कहना चाहते हो, धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी के लिए मैंने सिर्फ ऊपर ओवरऑल बात करी, ठीक है, एक ओवरऑल बात करने की कोशिश करी, बाकी एग्जैक्ट नहीं बताया मैंने कि क्या चलने वाला। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट लूंगा, जाहिर सी बात है, एक पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट पे कैपिटल क्यू रख दिया। अब सुनो ध्यान से, कैपिटल क्यू रखने के बाद ये लाइन मैंने यहां से ऐसे ले ली, ये लाइन रखने के बाद मैं मान लेता हूं कि यार ये साइड में ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मेरा फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्शन बोल देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, जो भी है। अब यहाँ पे मैं ऐसे एक पॉइंट मान लेता हूँ, जाहिर सी बात है ये प्लस क्यू की वजह से अपने को देखना है। एक काम करते हैं, बुक में स्मॉल क्यू लिया तो हम लोग भी स्मॉल क्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। बुक में इसको स्मॉल क्यू लिया तो मैं भी स्मॉल क्यू लेता हूँ, प्लस स्मॉल क्यू। अपने को ये देखना है कि एक पॉइंट पे चार्ज रखा है तो आर डिस्टेंस पे, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को पता लग गया कि एक पॉइंट पे अगर चार्ज को रखा, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, बारीकी समझो यार। एक पॉइंट पे चार्ज को रखा तो अपना सवाल क्या है, सवाल बोलता है कि यार एक आर डिस्टेंस पे अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है तो तुम्हें निकालने आनी चाहिए। बारीकी समझा कि नहीं यार, सवाल क्या है, पता लग गया कि नहीं। सवाल ये है कि एक पॉइंट पे अगर चार्ज को रखा तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू कितनी होगी, ये अपने को बताने आना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, यही इंपॉर्टेंट है।
अरे बात समझ में, ये सवाल है। अब इस सवाल का जवाब निकालने के लिए उन्होंने दिमाग लगाया कि यार मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे उन्होंने एक शायद टेक्स्ट बुक में बी बोला हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट है बी पे, जो मान लेता हूँ कि क्यों इस पॉइंट 4 से लेकर के आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट बी ले लिया गया। इस पॉइंट बी पे मुझे मुझे इस पॉइंट बी पे मुझे बताना है वी की वैल्यू। किसकी वैल्यू बतानी है? वी की वैल्यू बतानी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। इस पॉइंट बी पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। अब बारीकी से समझो इस बात को, पर फिर भी बोला गया है। अब मुझे तो पता होना चाहिए कि भाई वर्कडन कहाँ पे हो रहा है, कैसे क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है। देखो अगर लास्ट टाइम तुमने पढ़ा हुआ है तो तुम्हें पता है कि जो वर्कडन होता है वो स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी में। बट हमें जैसे पता है कि वर्कडन इज इक्वल टू वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या कहेंगे, इनटू क्यू। तो ये जो V होगा, ये V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, W बाई क्यू। और ये W जो होता है वही U में स्टोर होगा, ध्यान सुनना, W बाई क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू तो कुछ भी होगा। इट मीन्स कि मुझे ये वर्क जो होता है मेरा, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वर्क, ये और यही वर्क मेरा पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर होता है। तो पोटेंशियल, सुनो, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बारीकी सारी बात समझ। तो अगर मैंने ये वर्क डन निकाल लिया और उस वर्क डन की वैल्यू से अगर मैंने चार्ज से डिवाइड कर दिया तो क्या मुझे V की वैल्यू मिल सकती है? ये एक तरीका हो सकता है जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था। बट इस बार क्या होगा, इस बार थोड़ी सी बातें अलग होगी। इस बार जो प्लस क्यू है, हाँ बारीकी इस बात समझना। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल और, जब ये हमने यूज किया था तो उस टाइम पे हमने दो चार्जेस लिए थे। यहाँ पे क्या लिया था हमने ना, एक चार्ज कैपिटल क्यू यहाँ पे लिया था, एक स्मॉल क्यू लिया था, स्मॉल क्यू नॉट, और इसको जानबूझ के इधर लेके गए थे। पर इस बार भी कहानी सेम है, बट यहाँ पे ये नहीं बताया जाएगा कि हम लोग यहाँ पे चार्ज को रख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ इतना बोलना है कि मान लेते हैं कि अगर मैंने कोई चार्ज रखा हो और मैं उसको यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है, ये पॉइंट M है, ध्यान सुनना, ये पॉइंट M है, O से लेके इस पॉइंट को बोल देता हूँ O से लेके M तक का जो डिस्टेंस है उन्होंने बोला हुआ है X नाम का, X नाम का डिस्टेंस है। आ रही बात समझ में? X नाम का डिस्टेंस है, X नाम का डिस्टेंस है, ठीक है। M से लेकर के मुझे जाना है N तक, मुझे जाना है N तक। और अगर बारीकी से समझ पाओ तो आप समझ जाओगे कि ये मेरा dx होगा। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ये लिखना बड़ा आसान है और ऐसे लिखा देना, बता देना बड़ा आसान है, बट समझा पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जो लास्ट टाइम डेरिवेशन था वही डेरिवेशन है, बट थोड़ा सा अलग तरीके से। सुनो ध्यान से, पिछली बार जो था, पिछली बार 2 पॉइंट था, कैपिटल 2 पॉइंट पे 2 चार्ज रखे थे, एक क्यू नॉट। पिछली बार साफ साफ वो खुले में बोलता है, खुले में, कि भाई साहब ये जो क्यू है और यहाँ पे क्यू नॉट है, ये क्यू इस क्यू नॉट को धक्का देगा, उससे कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर बोलता है कि ये जाएगा इधर, पर मैं इसको लेके आऊंगा इधर, मैं कराऊंगा नेगेटिव dx, मतलब नेगेटिव वर्क डन कराऊंगा। अरे हाँ ना तो बोलो यार, मैं कराऊंगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ ई इंटू डी एक्स, दैट इज माइनस डी एक्स कराऊंगा। क्या कराऊंगा मैं माइनस डी एक्स कराऊंगा भाई साहब। अरे बात समझ में, मैं वर्क डन क्या कराऊंगा, एफ इंटू माइनस डी एक्स कराऊंगा। तो पिछली बार मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, बट इस बार ऐसा नहीं। इस बार उस बंदे ने क्या बोला, स्मार्ट है, वो बोलता है एक बात बता, अच्छा ये चीज हुआ भी किसकी वजह से, कहीं ना कहीं जब ये इसको धक्का मार रहा है, मतलब ये वाला चार्ज ये अपनी लाइन ऑफ फोर्स, अपनी लाइन ऑफ फोर्स से इसको धक्का मार रहा है। तो इस बार वो वही बोल रहा है, इस बार वो बोलना चाहता है कि यार ये जो कैपिटल क्यू, मतलब कैपिटल क्यू नहीं, ये जो एक क्यू रख दिया मैंने एक आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू दीजिए ना। उसके लिए उसने मान लिया कि जाहिर सी बात है कि इस पे अगर इस रास्ते में मैं कोई भी चार्ज को लेके आऊंगा, अगर मैं किसी को भी लेके आ गया, इन्फिनिटी से लेके आऊँ, कहीं से भी लेके आऊँ, किसी को भी लेके आऊंगा, तो वो यहाँ पे जाएगा। ये सिस्टम का रूल है, क्योंकि ये इसको धक्का मार देगा खट से, पर मैं इसको लेके आऊंगा इधर, मैं dx करवाऊंगा, मैं माइनस dx करवा दूंगा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया यार, आसान तो है ना? आसान है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा आसान है। कहानी यही है, आर डिस्टेंस पे V चाहिए। इस बार ये चार्ज अकेला है मैदान में, बोलता है अगर मान लिया अगर किसी को मैं लेके आया
तो जाहिर सी बात है वो इधर जाना चाहेगा, बट मैं उसको लेके आऊंगा इधर, मैं वर्क डन नेगेटिव ही करूंगा, मैं वर्क डन तो नेगेटिव ही करूंगा भाई साहब, और मैं उसी वर्क डन को काउंट करूंगा, उसी वर्क डन को पोटेंशियल में स्टोर कर दूंगा और डिवाइड बाई क्यू कर दूंगा, तो मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी एट v पे, आर डिस्टेंस आर पे। क्या हम लोग निकालने फटाफट से, बारीकी समझो। चलो इसको इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी कहानी कॉम्प्लिकेटेड है बट आसान है यार। और हाँ, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कहानी नहीं समझे तो मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बट आई होप समझ में आ गई होगी। दूसरी कहानी यह है कि अब इसको थोड़ा सा जब भी मैं अभी सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ, जो डेरिवेशन करूंगा वो बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बारीकी समझो। सबसे पहला पॉइंट मैं क्या लिखूंगा, ये पहले पॉइंट पे आने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड। ओ पे पॉइंट ओ पे एक चार्ज रखा प्लस क्यू, आर डिस्टेंस पे जब मैं ये बता रहा हूँ तो बाकी सब भूल जाओ, ये सब छोड़ दो। आर डिस्टेंस पे एट पॉइंट बी पे मुझे वी की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे ये पूरी सफेद वाली लाइन जो है वो इसकी लाइन ऑफ फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, वो अपॉन चार्ज आएगा वो, ठीक है, इसमें मैं इसको हटा देता हूँ। तो मान लिया कि इस बार ये चार्ज अकेले हैं, इस बार वो कोई दूसरा चार्ज नहीं, मान लिया कि अगर कोई चार्ज लेके आऊंगा तो जाहिर सी बात है उधर ही धक्का खा के जाएगा, पर मैं लेके आऊंगा डीएक्स, मैं कराऊंगा माइनस डीएक्स, क्या कराऊंगा, मैं अभी कराऊंगा माइनस डीएक्स, भाई मैं नहीं मानूंगा। और एम से लेकर के ये ओ तक का एक्स डिस्टेंस मान लिया, ओ से लेकर बी पे अपने को निकालना है वी की वैल्यू, और मैंने ये डीएक्स करवाया। तो अगर आप बारीकी से समझो तो जो एक चार्ज है फोर्स एक्सपीरियंस बाई जो भी चार्ज में लेके आऊंगा वो चार्ज कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर करेगा। मतलब इसका मतलब होता है कि ये यहाँ पर कैपिटल क्यू है, इसकी लाइन ऑफ फोर्स ऐसा है, मैं इस पॉइंट पे ध्यान सुनना, मैं इस पॉइंट पे, ये m है, ये o है, ये एक्स स्क्वायर, ये x है बराबर। तो ये जो कोई भी चार्ज अगर मैं m पे लेकर के आता हूँ तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कैसा होगा, q अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, 1/4 पे। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत बात नहीं है। दूसरी बात ध्यान दो, जब मैं dx को इधर लेके आ रहा हूँ तो मेरा वर्क डन कैसा हो रहा है, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये f लग रहा है, ये वाला f लगेगा उस चार्ज के ऊपर, जो भी यहाँ पे दिखाया नहीं है इस पर है, यही तो कहानी है। यहाँ पे मान लिया गया कि अगर किसी को लेके आऊंगा तो वर्क डन तो ऐसे कराऊंगा क्योंकि लगेगा ऐसा, तो ये वाला f लगेगा अगर किसी भी चार्ज को लेके आया तो, सिंपल सी बात है। और ये जो f है, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, f इंटू मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस dx कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, माइनस dx, क्योंकि ये चार्ज जाना चाहेगा, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो ये जाना चाहेगा इधर, पर मैं इसको लेके आऊंगा इधर, दैट इज माइनस dx, दैट इज माइनस dx, इस बात को याद रखो, ठीक है। दिस इज माइनस dx, ठीक है ना। आई होप कहानी समझ में आ रही, बहुत मजेदार कहानी है नो डाउट। एक बात बता यार, अगर मेरा dx छोटा है तो मेरा ये जो वर्क डन होगा वो भी बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, सिंपल सी बात है, पर मुझे तो पूरा निकालना है भाई, मुझे तो v की वैल्यू निकालने से मतलब है। तो बारीकी से बात को समझो, अब ध्यान सुनना, अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 3, बहुत ही आसान पॉइंट है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बारीकी समझो कि अगर मेरे को पूरा वर्क डन चाहिए तो मैं जाहिर सी बात है, मैं ये जो डी डब्ल्यू है इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, सिंपल कहानी। बट अब डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, देखो डी डब्ल्यू की वैल्यू जो है इंटीग्रेट ऑफ, ध्यान सुनना, इंटीग्रेट ऑफ एफ इंटू माइनस डी एक्स, बारीकी से बहुत सिंपल सी बात है, तो अपने को ये डब्ल्यू मिल जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू मिल जाएगा, ठीक है। एक बात बताओ, मैं इंटीग्रेट कहाँ से लेके कहाँ तक करूंगा, ये x की वैल्यू, देखो एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे मान्यता क्या आई, पर आई होप देखो ये सारी बातें तुम्हें यार तभी समझ में आएंगी जब तुम वो वीडियो नंबर 4 पूरी तरीके से देख के आए, ये वीडियो नंबर 5 है, सिंपल सी बात है। मान्यता ये है कि जो यहाँ पे जो चार्ज एम पे रखा था और जो डीएक्स किया जिसने, जिसको हमने डीएक्स करवाया, जिसको हमने डीएक्स करवाया, वो जो चार्ज है वो इन्फिनिटी के डब्बे से लाया गया, मतलब कहाँ से लाया गया, मान लेते हैं कि यहीं पे कहीं पे तो दूर में कहीं पे तो इन्फिनिटी का ऐसा डब्बा है, उसमें बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए, तो वहां से उसको निकाल करके लाके एम पे रखा, तो वर्क डन जाना था इधर पर लेके आ गया इधर डीएक्स। ये मान्यता है, मान्यता के अनुसार ये कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, क्या हो जाएगी, मेरे को ये समझाना है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से लेकर के
ओ से लेके एम तक, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी से लेकर के मैं आर तक जाऊंगा, ये मेरा लिमिट है। भाई साहब मैं लिमिट समझा रहा था आपको, टाइम पास नहीं कर रहा था। इन्फिनिटी से लेकर के आर तक, क्या ये बात समझ में आ गई? आसान तो है ना, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक, सिंपल है। अब बारीकी से बात समझो, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। इसमें अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू क्या बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है इधर, माइनस साइन तो आगे जाएगा बाहर, इंटू डी एक्स। सिंपल सी बात है, माइनस को बाहर भेज दिया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट है भाई साहब। क्या ये वाला पार्ट बदलेगा? क्या ये चार्ज बदलने वाला है क्या? नहीं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना, 1/, करेक्ट, तो 1/, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, मुझे लगा कुछ रॉन्ग तो नहीं हो रहा, मैं चेक करते रहता हूँ, कुछ भी रॉन्ग होना नहीं चाहिए। तो इन्फिनिटी से लेके आर तक, तो भाई साहब अब इसको देखो, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू x, माय डियर फ्रेंड। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है, x⁻n + 1/n + 1। इट मीन्स इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x⁻², इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे बराबर, और इसका जो इंटीग्रेशन, ध्यान सुनना, x⁻² इक्वल टू 1/x², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻² + 1/-2 + 1। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, x⁻² कितना हो गया, -2 + 1 दैट इज -1/-1 दैट इज -1/x। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x होता है, -1/x होता है, ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली, तो अच्छी बात होगी। तो देखो इंटीग्रेशन ले लिया हमने सीधा सीधा, इंटीग्रेशन हमने ले लिया -1/x, यहाँ पे लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक है, बारीकी समझना। उसके बाद इस बात को याद रखो, क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है, क्यू है। अच्छा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस और माइनस का गेम खत्म। अब क्या बचेगा, देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/r माइनस 1/∞। भाई साहब ये वैल्यू जो होती है वो x की ही वैल्यू है, ये वैल्यू भी x की है, अपर लिमिट है माइनस, अपर लिमिट x की जगह पे r पुट कर दिया, सर माइनस कहाँ गया, माइनस और माइनस प्लस हो चुका है, तो प्लस ही है, तो 1/r माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बातें याद रखो। 1/∞ 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अब क्या आएगा बताओ लिखने के लिए, भाई साहब अब लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। बहुत ही सिंपल, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई यार? क्या इसमें कोई बुराई वाली बात है? आसान तो है ना यार, मुश्किल तो नहीं है ना? पक्का समझ में आ रही चीजें? ठीक है, एक बात समझो, ये जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन मैंने लास्ट लेक्चर में बोला ये यू में स्टोर होता है, बट ऐसा इस बार होगा, इस बार वी में स्टोर होगा। किस में होगा, देखो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू W/Q। W क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, यू में स्टोर होता है, V/Q। पर वो वाला जो वर्क डन का फॉर्मूला था ना, वर्क डन का फॉर्मूला ध्यान सुनना, वर्क डन का फॉर्मूला कितना आता था बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q इंटू Q, 2Q आता थे अपॉन R, वहां पे 2Q आता था सर, 2Q, आपको याद है लास्ट लास्ट लेक्चर में जो वर्क डन करवाया वहां पे 2Q आते थे, Q और Q, कैपिटल Q स्मॉल Q। बट इस बार जब इस वर्क डन को आप डिवाइड बाई करोगे, ध्यान सुनना, जब इस वर्क डन की वैल्यू को यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये Q अपॉन में Q ना भाई साहब, अपॉन में Q, तो ये Q कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये क्या वैल्यू बचेगी बताओ, अब ये क्या वैल्यू बचेगी, चलो एक काम करता हूँ और सिंपल बताने की कोशिश करता हूँ, और सिंपल। चलो एक बात बताओ, लास्ट टाइम की बात चल रही है, ठीक है, किसकी बात चल रही है, लास्ट टाइम की बात चल रही है, सुनो ध्यान से। वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू, तो लास्ट टाइम क्या फॉर्मूला था, तो ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता था,
इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, फिर ये ब्रैकेट में इंटू क्यू, सिंपल, ये कैपिटल क्यू ले लेते हैं। तो जब भी वर्क डन इक्वल टू वी इंटू क्यू और एक ऐसा टर्म आया जहां पे एक क्यू सिंगल क्यू आ रहा है, तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू इंटू चार्ज। इस बार वर्क डन की वैल्यू अगर इसमें देखोगे तो इस बार क्यू अपॉन आर आया है। ये ऐसा क्यों आया मैं बताता हूं। अगर ध्यान से देखने जाओ तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती थी, 1/4, लास्ट 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 वीडियो की बात कर रहा हूँ, कैपिटल क्यू इंटू क्यू अपॉन आर। इसको डिवाइड बाई क्यू कर दोगे, डिवाइड बाई क्यू कर दोगे तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर। भाई बचपन का फॉर्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो ये क्यू और क्यू कैंसिल हो जाता था। तो अब जो बचा वो क्या बचेगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू अप इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। क्या आसान है क्या यार मेरे यार, आना तो बोलो। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझाने की कोशिश की। आसान तो है ना, क्या इसमें कोई बुराई वाली बात है, सिंपल, पक्का आसान तो है, आई होप आसान होगा, नो डाउट। तो बारीकी से बात समझो, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बाई आर, ये जो वैल्यू होगी ये मेरी V की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड, एक मिनट, मैंने बात बता दी, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। सिंगल क्यू है तो ये मेरा V रहेगा, डबल क्यू रहेंगे तो मेरा U और W, U इसको U बोल दो या फिर W बोल दो, लास्ट वीडियो देखा तो सब कुछ लिंक में होगा नो डाउट। तो अब ये V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर की वैल्यू ये हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एक केस बनाते हैं, इसमें एक केस बनाते हैं और आपको एक बात और बताऊंगा मजेदार तरीके से। केस, एक ही केस है। अगर आपको कहानी के अनुसार अगर आपको पता हो तो मैंने अभी भी यही बोला कि यार ये पॉइंट चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ है, लाइन ऑफ फोर्स ये सारी दुनियादारी एन और एम से लेके एन तक आ रहा हूँ, माइनस ds करवा रहा हूँ, वर्कडन करवा रहा हूँ, ये सारी बातें करवा रहा हूँ। अगर आपको बारीकी से ध्यान दो, बारीकी से याद रखोगे तो आर डिस्टेंस पे मुझे, मेरा हमेशा से गोल यही था इस पूरे डेरिवेशन का कि मुझे आर डिस्टेंस पे पॉइंट बी पे, एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे पॉइंट बी पे मुझे बी की वैल्यू चाहिए। तो अभी भी मैंने माइनस dx यहाँ पे एम से लेके एन तक निकाला, जो इन्फिनिटी से जो चार्ज लेके आया था वो एम से लेके एम पे रखा, एन पे लेके आया, तो माइनस dx होगा, माइनस dx होगा। बट अगर क्या हो कि मैं डायरेक्टली इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आऊंगा और सीधा सीधा बी पे रख दूंगा, डायरेक्टली बी पे रखा, ध्यान सुनना, इफ क्यू टेक फ्रॉम इन्फिनिटी डायरेक्टली placed at B, देन क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो, आर की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है भाई साहब, आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो वी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से, अगर इन्फिनिटी से आएगा तो भाई साहब कोई वर्कडन होने वाला नहीं है, अगर इन्फिनिटी से आया तो कोई भी वर्कडन होगा, मैंने शिफ्ट ही नहीं किया ना, आर पे क्या हो जाएगा, कोई वर्कडन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या तुम्हें समझा यार, हाँ ना तो बोलो पक्का, यस और नो। आई होप ये बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है आपको, ठीक है। तो ये गाइस आपको ये सारी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, यही उम्मीद करूंगा। तो देख लो यार, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो वैसे तो डेरिवेशन वाइज तो कैलकुलेशन वाइज तो देख भाई, यहाँ तक फिजिक्स था, यहाँ तक फिजिक्स था, यहाँ तक एक बार फिजिक्स लगाने के बाद पूरा मैथ्स है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स आ गया केस में। पर एक बात और बताता हूँ, जो बात बुक में नहीं दी गई उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। देखो बारीकी से समझो इस बात को, अगर अब तुमसे कोई भी सवाल पूछे, अब इसके बारे में अगर ध्यान से समझोगे, इसके बारे में अगर कोई भी सवाल पूछे, मान लेते हैं कि अब मुझे तो पता है कि यार ये जो प्लस क्यू है, इसका जो फ्लक्स होता है वो ऐसे से जाएगा इससे बाहर, ये बात मुझे पता है। मैं मान लेता हूँ कि एक पॉइंट चार्ज है जिसपे एक क्यू रखा हुआ है, और मान लेते हैं कि एक क्लोज सरफेस एरिया मान लेते हैं, इमेजिन, और बोल देते हैं कि यार इस पॉइंट चार्ज से, ध्यान सुनना मैं क्या कहने वाला हूँ, इस पॉइंट चार्ज से ऐसे लाइन ऑफ फोर्स जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर सिर्फ और आर डिस्टेंस पे, अगर किसी ने बोल दिया कि आर डिस्टेंस पे, ये बताओ आर डिस्टेंस पे
आर डिस्टेंस पे अपने को v की वैल्यू बताओ, तो उस टाइम पे ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, उस टाइम पे v की वैल्यू होगी हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ, Q/R। चलो एक काम करते हैं, एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको मैं कैपिटल क्यू बोलता हूँ, इसको मैं कैपिटल क्यू बोल देता हूँ, ठीक है। अब मैं डिफरेंस क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना। पर अगर सुनो ध्यान से, अगर किसी ने ये पूछ लिया कि भाई साहब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ध्यान सुनो, इस पॉइंट पे एक क्यू रखा था, क्यू, जिसको आपने यहाँ पे डिस्प्लेस किया, तो पोटेंशियल क्या होगा। अरे समझा कि नहीं यार भाई साहब, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक पॉइंट चार्ज था, एक पॉइंट चार्ज में एक क्लोज सरफेस एरिया ले लिया, मान लेते क्लोज सरफेस एरिया में एक पॉइंट चार्ज है, आर डिस्टेंस पे v की वैल्यू कितनी है, आर, इस आर डिस्टेंस पे, इस आर डिस्टेंस पे v की वैल्यू कितनी है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो v की वैल्यू कितनी होगी 1/4πr, सिंपल। बट अगर जब मैं ये कह देता हूं, मैंने उसी के साथ साथ मैंने ये भी कह दिया कि ये जो क्यू है, ये वाला जो क्यू है, ये क्यू को इस पॉइंट पे रखा था और डिस्प्लेस अगर करवा दिया तो v कितना है, तो वो हो जाएगा, डिस्प्लेस करवाया मतलब वर्क डन करवाया, वर्क डन, तो वर्क डन अपॉन क्यू। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक 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 चीज और करेक्ट करते हैं, यहाँ पे होगा कैपिटल क्यू। फर्क समझ में आना चाहिए, ध्यान सुनो, फिर से बोलता हूं, एक पॉइंट पे कैपिटल क्यू रखा, एक क्लोज सरफेस एरिया ले लिया, बोल देते हैं कि आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे पॉइंट बी पे जो v है वो कितना है, तो मैं लिखूंगा, ध्यान सुनना, मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू अपॉन आर, क्योंकि मैंने इस पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा उसकी वजह से मैंने v, आर डिस्टेंस पे b पे v की वैल्यू चेक करी है। पर अगर किसी ने बोल दिया कि भाई साहब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, और इस पॉइंट से यहाँ पे एक स्मॉल क्यू रखा हुआ है और इसको इधर डिस्प्लेस करवाया, तो कितना पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी W/Q। पर कौन सा क्यू होगा, ये वाला क्यू होगा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया भाई साहब, ये चीज समझने वाली बात थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, ठीक है, रेडी करता हूँ। तो गाइस ध्यान दो, आज अपना पहला डेरिवेशन हो चुका है, अब तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सिखाने की कोशिश करी। सेकंड डेरिवेशन अपना आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, अब निकालना है ड्यू टू डाइपोल, अब निकालना है ड्यू टू डाइपोल, अब निकालना है ड्यू टू डाइपोल। पर इससे पहले अपने को थोड़ा सा 11 का टॉपिक अपने को रिवाइज करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। हाँ, इससे पहले, ये टॉपिक से पहले अपने को पता होना चाहिए कि डाइपोल क्या क्या होता है। तो डाइपोल समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो अपने को समझते हैं कि डाइपोल क्या होता है। 11th का टॉपिक है 11th, इसका पूरा नाम था डाइपोल मूवमेंट करके था, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इस डाइपोल में दो चीजें लगेंगी, सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव चार्ज लगेगा और एक नेगेटिव चार्ज लगेगा। इन दोनों को एक ऐसे डिस्टेंस पे रखा जाएगा, याद रखना है, एक ऐसे डिस्टेंस पे रखा जाएगा जो डिस्टेंस होगा 2L। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज 2L के डिस्टेंस पे रख दिया जाएगा। ये वाला जो होगा, ध्यान सुनो, ये डाइपोल बन चुका है, 12 डिस्टेंस पे रखा, डाइपोल बन चुका। ये वाली जो पॉइंट होगी वो सेंटर ऑफ डाइपोल से जानी जाएगी, पॉइंट O, दैट इज सेंटर ऑफ डाइपोल से जानी जाएगी। अगर मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया तो मैंने बोल दिया कि यार एक्सटेंड किया तो ये x हो गया, एक्सटेंड किया तो ये इधर किया तो ये y हो गया। तो ये जो XY लाइन है जिसको मैंने एक्सटेंड किया सेंटर ऑफ डाइपोल से, इसे हम कह देंगे डाइपोल एक्सिस। क्या कह देंगे, डाइपोल एक्सिस कह देंगे। और अगर मैं यहाँ से लेके ऊपर की तरफ सेंटर ऑफ डाइपोल से वर्टिकली जाता हूँ, ऐसे कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, तो इसे मैं कहूँगा इस पोजीशन को इक्वेटर। क्या कहूँगा, इक्वेटर ऑफ द डाइपोल, इक्वेटर ऑफ डाइपोल। ऐसा हम लोग ने लास्ट ईयर 2 डेरिवेशन किया हुआ, जहाँ पे हम लोग डाइपोल की एक्सिस और डाइपोल के इक्वेटर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी 11th में।
पर अभी भी सर अपने को समझा नहीं डाइपोल होता क्या। डाइपोल मतलब टू पोल्स, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज साथ साथ में आते हैं एक डिस्टेंस पे, जैसे मान लेते हैं वर और ये हो गया वधु, एक डिस्टेंस पे आए, फिक्स हो गए, वर वधु बन गए, अब साथ साथ में घूमने लग गए, डाइपोल मोमेंट साथ साथ में घूमने लग गए। भाई साहब ये पॉजिटिव चार्ज भी ऐसे बिहेव करता है कि सर आप ये कहना चाहते हो कि डायग्राम के अनुसार अपने को पता है कि पॉजिटिव चार्ज में से लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल के नेगेटिव चार्ज के अंदर जाता है, तो सर यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ था, पर मैं सर आप आज ये कहना चाहते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज अगर एक फिक्स डिस्टेंस पे अगर आ जाए तो वो वर वधु बन जाते हैं, वर और वधु। अरे हाँ ना तो बोलो यार, तुम्हें आया कि नहीं आया, एक फिक्स डिस्टेंस पे होना चाहिए। अब ये लोग किसी और के पास नहीं जाएंगे, किसी और नेगेटिव के पास ये नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव किसी और नेगेटिव के पास नहीं जाएगा, ये नेगेटिव किसी और पॉजिटिव के पास जाने वाला नहीं है। अब ये दोनों साथ साथ रहेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, यही कहानी है, सिंपल। आई होप समझ में आ रही होगी, पर इनकी कुछ तो स्ट्रेंथ होगी, कुछ तो क्वांटिटी होगी, ध्यान से सुनते हैं। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, चलो एक काम करता हूँ ऐसे बनाता हूँ, ये प्लस क्यू और ये डिस्टेंस पे ये माइनस क्यू रख देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस टोटल कितना है अपना 12 है। तो सेंटर ऑफ डाइपोल से हमेशा याद रखो ये वाला लेंथ एल हो गया, ये एल हो गया, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। दूसरी कहानी हमेशा याद रखो एक चीज़ और, यहाँ पे बनाता हूँ इसी चीज़ को, अब यहाँ पे बनाता हूँ, सुनो बार बार क्यों बनाता हूँ, क्योंकि तुम्हें याद हो जाए और तुझे सारी की सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। तो इस पॉइंट पे रखा मैंने, इस पॉइंट पे रख करके 12 मेरा यहाँ पर, चलो 12 नहीं बनाएंगे, भी 12 वहाँ पे दिखा चुका हूँ। हमेशा याद रखो जो डाइपोल मोमेंट होता है इसका जो सिंबल होता है वो होता है पी। तो पी का डायरेक्शन हमेशा याद रखो, ये जो पी होता है ना, चलो पी की वैल्यू पहले देख लेते हैं। पी जो होता है वो बोलता है चार्ज दे दो मुझे, भाई ये दोनों सेम ही सेम होंगे ना, ये वन कॉलम ये वन कॉलम, डाइपोल बन गया। तो Q इंटू 12, Q इंटू 12 मुझे मैग्नीट्यूड, ये जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड दे दो Q डॉट 12, ये पूरी लेंथ दे दो। 12 वेक्टर, ये जो वेक्टर है L बार वही P बार, तो P बार जो होता है ये डाइपोल मोमेंट होता है, क्या होता है, इसी को हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट, जो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है और जो जिसका यूज किस लिए होता है, इस डाइपोल का स्ट्रेंथ बताने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल बताता है। क्या बताता है ये, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल मोमेंट। बहुत ही सिंपल तरीके से बात समझ लिया। एक बात समझो बारीकी से कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से माइनस से लेकर के प्लस की तरफ पी का जो डायरेक्शन होगा, भाई पी का डायरेक्शन पता होना चाहिए, तो हमेशा नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ रहता है। किसी तरफ रहता है कि पी का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे जाता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। सिर्फ इतनी बातें जानना जरूरी है, बाकी और डाइपोल के बारे में और ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि भाई इक्वेटर ऑफ डाइपोल 12 एक्स बाय डाइपोल एक्सिस हो गया, डाइपोल मोमेंट 12 एल एल माइनस क्यू प्लस क्यू, पी का डायरेक्शन इधर से इधर, पी इक्वल टू क्यू इंटू 12। इसकी यूनिट मिनट होती है, पर इसकी यूनिट डीबे होती है, उसको भी कन्वर्शन होता है, पर हम बातें बाद में समझेंगे। कोलम इंटू मीटर ना, इसकी यूनिट यहाँ के हिसाब से कोलम इंटू मीटर होगी, इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डीबे के फॉर्म में, डीबे डी 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 बोला जाता है, बट ठीक है उसकी जरूरत अपने को अभी नहीं है, वो सब 11th में जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी के लिए चलते हैं आगे इस डेरिवेशन पे। ये डेरिवेशन कहता है कि भाई साहब मैं आपका हूँ, आप मुझे पहले डाइपोल ला के दो, ये बोलता है मुझे पहले डाइपोल ला के दो, तो पहले डाइपोल ले लेते हैं फटाफट से। इसका मेन डायग्राम है, एक बार डायग्राम समझ में आ गया, मैं सच बता रहा हूँ डेरिवेशन बहुत चिंती है, डायग्राम समझ में आना चाहिए। डायग्राम बहुत बेहतरीन तरीके से देखना, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाऊंगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा और बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो डाइपोल लेंगे, सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या लेंगे, डाइपोल ले लेंगे। ये पॉइंट रखा, इस पॉइंट पे मैंने कैपिटल क्यू लगा दिया, कैपिटल क्यू ले लेते हैं। इस पॉइंट पे मैं क्या ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ प्लस क्यू। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू लिया बुक में, तो बुक में भी हम लोग भी माइनस ले लेते हैं, माइनस क्यू। उसके बाद देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस ले लो, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत,
चलो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू ले लिया। एक काम करता हूँ, इनको नीचे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। मैं इसे साइड में लिख देता हूँ, साइड में ज़्यादा बेटर होगा शायद से। करेक्ट, ये प्लस क्यू बोल दिया और ये वाला माइनस क्यू बोल दिया। सिंपल, इतना बड़ा माइनस होता है क्या फिर? चलो ये हो गया माइनस क्यू, ठीक है। अब एक बात समझो सर, जब भी आपने पॉइंट चार्ज पढ़ाया तो इस पॉइंट चार्ज पे क्यू रखने से आर डिस्टेंस पे मुझे बी पॉइंट पे एक वीबी मिला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मुझे एक डाइपोल की तरफ से निकालना है। मतलब आप ये चाहते हो कि मैं कहीं पे भी पॉइंट लूंगा, यहाँ पे से ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट लूंगा और मुझे v की वैल्यू निकालने आनी चाहिए। भाई साहब ये सब सिखाने की बात की गई है। आ रही पसंद में? पक्का? तो सर एक बात बताओ, यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज था तो आपने निकाल लिया, पर यहाँ पे दो चार्ज है सर, तो अपने को दोनों की वजह से निकालनी पड़ेगी। तो एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं फटाक से, पट से बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है ये वाला, हाँ मुझे एक जुगनू कलर चाहिए होता है, जुगनू, ठीक है। देखो ये एक पॉइंट ले लिया, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक ऐसा पॉइंट ले लिया मैंने, दिख तो रहा ना यार, ठीक है। ये अब मैंने एक ऐसा पॉइंट ले लिया दोस्तों, बारीकी से बात समझना, ये एक ऐसा पॉइंट ले लिया जिस पॉइंट में मैं टोटल वी निकालूंगा। क्या निकालूंगा? टोटल वी निकालूंगा, टोटल वी निकालूंगा। जो वी मुझे मिलेगा कैसे? देखो टोटल वी जो भी होगा वो मुझे मिलेगा जब मैं v ड्यू टू माइनस क्यू निकालूंगा। v ड्यू टू माइनस क्यू, भाई v माइनस क्यू नहीं है वो, v सफिक्स में v ड्यू टू माइनस क्यू है, ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, गलत मत समझ लेना। दूसरी बात, v ड्यू टू इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे इसका भी इंपैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज का भी इंपैक्ट होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज का भी इंपैक्ट होगा। इट मीन्स सर आप ये कहना चाहते हो कि आप v ड्यू टू माइनस क्यू भी निकालोगे और v ड्यू टू प्लस क्यू भी निकालोगे और उन दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल वोल्टेज निकालोगे। जी हाँ, हमारा मोटिव यही है, अपना मोटिव यही है भाई साहब, और कोई मोटिव नहीं है। तो एक बात बताओ यार, ये जो पॉइंट है, अगर मुझे इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो मुझे इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस इसका जो लेंगे हम लोग वो ऐसा लेंगे कुछ, इसका जो डिस्टेंस होगा ये ऐसा होगा, इसका हम लोग बोल देते हैं, बुक में बोला हुआ R2, तो हम लोग R2 बोल देते हैं। उसके बाद ध्यान सुनना, इस पॉइंट से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा R1। क्या होगा? R1 ले लिया, ठीक है। पर सर ऐसे कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूँ। हम लोग एक पोजीशन वेक्टर का मतलब लेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है सर, ये बताओ पहले। तो भाई साहब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ध्यान सुनना। जब भी 3D स्पेस में या फिर 2D में कहीं पे भी हम लोग किसी का भी डिस्टेंस, जैसे मान लेते हैं कि अभी ये एक पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट है बराबर, जैसे अपने को पता लग गया कि यार अपने को येलो की जरूरत भी पड़ेगी, यार येलो की जरूरत बहुत ज़्यादा है। ध्यान दो, ये जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट में ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट ओरिजिन है मेरा। क्या है? ये ओरिजिन है। अगर इस ओरिजिन से मैंने तुम्हें ये कह दिया कि इस पॉइंट P का डिस्टेंस निकालो, तो तुम ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करोगे। तुम क्या करोगे? वेक्टर, तुम एक वेक्टर ड्रॉ करोगे, तुम एक वेक्टर ड्रॉ करोगे, मान लेते हैं R बार। अब देखो इसमें क्या खासियत है, इसी R बार को मैं पोजीशन वेक्टर कहूंगा। क्या कहूंगा? पोजीशन वेक्टर, सॉरी PS क्यों लिख रहा हूँ, PV, इसी को मैं PV कहूंगा, दैट इज पोजीशन वेक्टर। तो अगर आप बारीकी से ध्यान दो तो पॉइंट O ओरिजिन पे है, जब भी ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस काउंट करूंगा तो उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया। तो इट मीन्स हम लोग यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर की सहायता लेंगे। सर आप ये कहना चाहते हो, तो हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल की मेथड लेंगे। अब बारीकी समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ डाइपोल मेरा, ये क्या है? मेरा सेंटर ऑफ डाइपोल है।
तो इस पॉइंट को मैं O बोल देता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो लाइन है यहां से इसका डिस्टेंस ये वाला है, ऐसा कुछ। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है, पक्का क्लियर है? ठीक है, अब बारीकी से बात को समझो। पोजीशन वेक्टर समझा, पोजीशन वेक्टर जैसे समझ में आ गया वैसे ही सर आप ये निकालना चाहते हो, ये निकालना चाहते हो, आपने ये पोजीशन वेक्टर है क्योंकि सेंटर से हम लोग ले रहे हैं, सेंटर से सेंटर और ओरिजिन भाई साहब एक ही होता है। अगर ये r डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे बनाऊँ सर्कल बन रहा है कि नहीं, तब तो ये सेंटर हो गया, तो वैसे ही हो जाता है। सुनो ध्यान से, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये होता है r बार, r बार ले लो फिर r ले लो, हम लोग अभी स्केलर फॉर्म में लेंगे, अपने को मैग्नीट्यूड निकालनी है बहुत ही आसान तरीके से। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। पर एक बात बताता हूँ यार, यहाँ पे जो डाइपोल है ना, ये डाइपोल बहुत बड़ा है। कैसा है? ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ये बहुत छोटा नहीं है। ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा बनाया, बट एक्चुअल में क्या होता है ना, एक्चुअल में ध्यान दो, एक्चुअल में जो डाइपोल होता है बहुत छोटा सा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा सा। जहाँ पे हमने एक माइनस क्यू रख दिया, एक प्लस क्यू रख दिया, हमने बोल दिया कि ये वाले पॉइंट से लेकर के यहाँ इस पॉइंट पे अपने को ये निकालना है। क्या निकालना है? ध्यान सुनो, इस पॉइंट ए ले लेते, मान लेते, तो इस पॉइंट पे हम लोग को v की वैल्यू निकालनी है टोटल। तो ये देखोगे ध्यान से सीखना, एक चीज देखो बारीकी से मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अपने को R2 निकालना है। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अपने को क्या निकालना है? R2 R1 निकालना है। क्यों निकालना है मैं बताऊंगा। पॉइंट ए से लेकर के प्लस क्यू तक का अपने को डिस्टेंस पता होना चाहिए, यहां से यहां तक का, तो ये डिस्टेंस निकालना है। तो बारीकी से बात को समझो, ये जो R है, ये जो R है, R2 और R1 निकालने के लिए अपने को इस R की मदद लेनी है। एक्चुअल में डाइपोल ऐसा दिखता है, बट हमने वहां पे बनाया बड़ा, यहाँ पे एंगल भले बड़ा दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में ऐसा होता है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में, ध्यान सुनना, एक्चुअल में क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ये बहुत छोटा होता है। ये वाला जो एंगल होता है ना, सेंटर ऑफ डाइपोल से लेकर के ये जो इक्वेटर पे लिया और ये वाली एंगल, ये बहुत छोटी होती है। थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। यहाँ पे लेकर के यहाँ तक का ये जो एंगल होता है, ये भी थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा बहुत छोटा होता है भाई साहब, थीटा बहुत छोटा होता है। एक्चुअल में ऐसा दिखता है, बट हम लोगों ने बनाने के लिए वैसा बनाया ताकि अपने को डेरिवेशन करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अब इसको रफ कर दूं, ध्यान सुनो, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। आई होप आप ये बात समझ पाए। सर ये पर अपने को R1 R2 निकालना क्यों? सर मैं बताता हूँ भाई साहब, देखो v की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r। अगर इस फॉर्मूले में अगर मुझे v ड्यू टू माइनस क्यू लिखना है तो मैं क्या करूंगा? ध्यान सुनना मैं क्या बोला, मैंने बोला v ड्यू टू माइनस क्यू लिखना है तो मैं यहाँ पे माइनस डालूंगा, सिंपल। और r की वैल्यू क्या है? R1 है, तो मुझे R1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। वैसे में v ड्यू टू प्लस क्यू इक्वल टू के, इसको मैंने k लिख दिया, बार बार कितना कौन लिखेगा, k ड्यू टू प्लस क्यू अपॉन R2 पता होना चाहिए। तो ये डेरिवेशन जो होता है गाइस, ये डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ हार्ड होता है सिर्फ और सिर्फ R1 और R2 निकालने तक। उसके बाद तो भाई कहानी इससे ज़्यादा इजी तो हो ही नहीं सकती, मेरे को लगता है इससे ज़्यादा सिंपल चीज़, आसान चीज़ तो कुछ नहीं मिल सकता मेरे हिसाब से। तो बस बता देते हैं फटाफट से, समझो इस बात को। चलो निकालते हैं। सर कैसे निकालेंगे बताता हूँ। एक बात बताओ सर, आपने एक्चुअल वाला जो डाइपोल है आपने ऐसा बताया, भाई साहब ज्योमेट्री का गेम है यहाँ पे, ध्यान सुनना। एक्चुअल वाला जो डाइपोल है सर आपने ऐसे बताया, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, ये ऐसी लाइन है, ये ऐसी लाइन है, ये एंगल बहुत छोटा है। इट मीन्स कि सर मेरे को एक ज्योमेट्री पता है सर, जब भी एक कोई छोटी लाइन है और उससे एक बड़ी लाइन है और उन दोनों के बीच में ऐसा एंगल छोटा है, एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उस केस में इस छोटी वाली लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो अब देखो क्या पॉइंट मिल रहा है, देखो ध्यान से सुनो। अब पॉइंट मिल रहा है ये वाला, एक ये पॉइंट मिल रहा है और ये वाला पॉइंट, एक ये पॉइंट मिल रहा है और ये वाला पॉइंट। सुनना ध्यान से, जब भी एक पॉइंट से ऐसे दो लाइन ड्रॉ हो और दोनों में एंगल छोटा हो, एक लाइन एंगल बहुत छोटा हो, तो छोटी वाली लाइन से बड़ी वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो अब जो पॉइंट मिलेगा, अब ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों इक्वल है। क्या है? दोनों इक्वल है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एक पॉइंट है, छोटी लाइन बड़ी लाइन, एंगल इन दोनों के बीच में बहुत छोटा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, मतलब ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी। तो बस सर वही करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही मजेदार तरीके से समझाने की कोशिश की मैंने। देख लो, इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं इसको हटा रहा हूँ, सिर्फ इतना याद रखो। अब सुनो, तो मतलब आप सर ये कहना चाहते हो कि यहां से आप एक, क्योंकि ये छोटी लाइन है, सॉरी ये वाली बड़ी लाइन है और ये वाली छोटी लाइन है, क्योंकि मैंने डाइपोल में बताया ये बात कि डाइपोल एक्चुअल में ऐसा है, डाइपोल एक्चुअल में ऐसा है, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बहुत छोटी होती है। 12 इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, इस बात को याद रखो। प्लस ये वाली लाइन अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, छोटी लाइन ये वाली होती है आर, आर इज बड़ा देन, आर इज ग्रेटर देन आर टू। सिंपल सी बात है भाई, आ रही बात समझ में? ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगी सारी बातें। वॉइस रिकॉर्ड हो रही है बराबर, बैटरी है, ठीक है, सही है। आई होप समझ में आ रहा है सारी बातें, पक्का? बताओ यार, आई होप। देखो यहां से इस पॉइंट पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ध्यान सुनना। सीधे से लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? तो सीधे सीधे लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ, परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कोई कलर दे सकते हैं इसको, येलो दे दूं? येलो नहीं, ग्रीन सही रहेगा, ग्रीन नहीं, ये ऑरेंज सही रहेगा, करेक्ट। सुनो ध्यान से, अब ध्यान दो, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया हमने? परपेंडिकुलर। बारीकी से समझो कि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये एंगल होता है थीटा। अच्छा, जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है भाई साहब, इस पॉइंट को हमने बोल दिया एम, बोल दिया, क्या बोल दिया? एम बोल दिया। और इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया। तो अब पहला, अपने को पहला पड़ाव चलना चाहिए R2 निकालने के लिए। अगर आप ध्यान से देखो तो R2 इज इक्वल टू, मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया भाई साहब, ये देख करके डर मत जाना भाई साहब, ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, ये यहाँ से छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे मारा परपेंडिकुलर, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गए। अब जैसे ये वाली और ये वाली इक्वल हुई लेंथ, वैसे मेरे को समझ में आ गया कि सर R2 इज इक्वल टू AM। अब बारीकी से समझो इस बात को, ए मेरा यहाँ पर है, एम मेरा यहाँ पर है, ओ मेरा यहाँ पर है। मुझे नॉलेज के अनुसार मुझे ए ओ की वैल्यू जो है वो मेरी कितनी है? वो आर है। ओ से लेके ए तक, 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 आर है मेरी, कितनी है? आर। अगर मैंने एमओ निकाल लिया, अगर मैंने एमओ निकाल लिया तो आर माइनस एमओ करूंगा तो मुझे मिलेगा ए एम, मुझे मिलेगा ए एम, तो मुझे मिल जाएगा R2। तो इसको देखते हुए मैं लिख सकता हूं कि AM क्या है मेरा, बताओ? AM इज नथिंग बट माई ओ ए माइनस ओ ए माइनस एमओ। सिंपल, इसको देख करके सिंपल से ज्योमेट्री, पूरे में से इतना माइनस तो AM मिल जाएगा। तो यहां पर देखो ध्यान से, R2 इज इक्वल टू, ओ ए की वैल्यू कितनी है बताओ? R है, माइनस एमओ कहां से आएगा सर? फंस गए सर आप, एमओ नहीं सिखाया आपने। चलो ध्यान दो, एमओ करते हैं, इस ट्रायंगल को बाहर बनाते हैं, बाहर बना के समझा देता हूं, समझ लो बारीकी से। यहाँ पे ये है मेरा M, ये है मेरा O, ये है मेरा माइन प्लस Q, ये वाली लेंथ भाई साहब, ये वाली लेंथ कितनी है? L, और ये L है। अरे हाँ ना तो बोल यार, पूरा का पूरा 12 था भाई साहब, आया कि नहीं आया? आई होप आपको मजेदार तरीके से समझ में आ रही होंगी चीजें। तो ये मेरा लेंथ L है, ये वाला एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होगा? और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा एडजेसेंट, सॉरी कॉस थीटा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो भाई साहब कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। और इस ट्रायंगल में हाइपो, सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल में क्या करने का ना, हाइपो ढूंढने का। 90 दिखा, सामने वाला साला हाइपो है, तो हाइपो लिख दो। एल एडजेसेंट कोनेट, नहीं समझा
तो इसके सामने वाला, थीटा के सामने वाला ये तो हमेशा अपोजिट होता है, तो ये तो बाजू वाला तो एडजेसेंट होगा, तो ये एमओ आ गया। तो एमओ की वैल्यू कितनी होगी बताओ? एमओ की वैल्यू होगी एल कॉस थीटा, सिंपल। तो एमओ की वैल्यू हो गई एल कॉस थीटा, यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू cos theta is equal to mo upon l, so mo is equal to l cos theta। तो ये थ्योरी से हमने इस बात को पता कर लिया। इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बॉक्स बना दिया कि भाई ये लेंथ अपने को काम आने वाली है, ये बता दिया। चलो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। ये देखो कैसे आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट में, सेकंड अध्याय में कहानी अभी तक रुकी नहीं है भाई साहब। अपने को थोड़ा ये चीज़ को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं फटाक से, तो थोड़ा अपने को और आसानी हो सकती है चीज़ों को दिखाने में। इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, दिख रही है कि नहीं? कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सर? ठीक है सर जी। एक बात समझ में आ रही है सर कि सर आपने इसके लिए तो कर लिया, अब मुझे क्या करना है? मुझे R1 की वैल्यू निकालनी है। R2 की वैल्यू मिल चुकी है भाई साहब, R2 की वैल्यू मिल चुकी है। मैं इसको यहाँ से लाइन मार देता हूँ ताकि ये अपना बॉर्डर बन जाए। दिस इज माई बॉर्डर, ये बॉर्डर मेरा येलो कलर का होगा, ठीक है। अब बात को समझो, ठीक है, हमने बॉर्डर बना दिया, ठीक है। अब मुझे R1 की वैल्यू निकालनी, तो R1 की वैल्यू निकालने के लिए आप बारीकी से ध्यान दोगे तो ये देखो, ये क्या है मेरा? ये मेरा A, ये मेरा O, ये मेरा टोटल OA मेरा कितना है? R है। आप बारीकी से ध्यान दो कि ये वाली लेंथ यहाँ पे R1 है। चलो एक बात बताता हूँ, आपके मन में डाउट आएगा कि सर यहाँ से मारो ना परपेंडिकुलर, मन में तो यही आएगा परपेंडिकुलर मारो सर। ऐसा होता, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों नहीं होगा, सुन लेना ध्यान से। अगर आप जो डाइपोल को देखोगे ध्यान से, तो मैंने ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इसके बेंडिंग में लिया हुआ है, तो ये वाली लेंथ बहुत छोटी है एंगल। ये वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को भूल जाओ, इसकी बात मत करो, वो तो परपेंडिकुलर मानने के लिए होता है यूज होता है। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल थीटा एक क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है, मतलब लेस देन 90 भाई साहब, लेस देन 90 है, सही कि नहीं यार? लेस देन 90 ये एंगल जो है थीटा इज लेस देन 90। पर ये वाला एंगल जो होता है इस लेंथ से ये वाला लेंथ, ध्यान सुनना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है मेरा R2, ये है मेरा R1, ये मेरा R है। इस केस में R2, ये बात सच है कि R2 जो है वो छोटा है R से। R1 और R2 आपस में अलग अलग है, मानता हूं, बट R2 जो है वो छोटा है R से। बट जो R1 है ना, R1 थोड़ा सा बड़ा है R2 से, R से। R1 थोड़ा सा बड़ा है R से। R1 और R2 अपने से आपस में अलग अलग है, मानता हूं मैं, बट R1 जो है वो बड़ा है R से, क्योंकि ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल मोर देन 90 डिग्री है, मोर देन 90 और ऑप्टिस एंगल है। ये लेंथ थोड़ी सी बड़ी है R1 वाली, और ये जो R है वो छोटा है, यहाँ पे छोटा हो गया। इस केस में ये वाला था कि बड़ी वाली लाइन से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ऐसा हो गया। बट इस केस में भी वही परपेंडिकुलर ही करना है, पर ये लोग दिमाग लगाएंगे। ये लोग, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये लोग दिमाग लगाएंगे, ये बोलेंगे कि यार ठीक है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सही सी बात है। अब देखो ये लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, क्या कर देंगे? थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। जैसे इसको एक्सटेंड किया, ध्यान सुनो, मैं अलग कलर बना देता हूँ, येलो बना देता हूँ, ठीक है। जैसे इसको एक्सटेंड किया वैसे ही ये लोग क्या करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ से एक लाइन मार देंगे ऐसा परपेंडिकुलर। ये एक परपेंडिकुलर लाइन हो जाती है। अब जो दिख नहीं रहा अपने को, बात अलग है। ये इस लेंथ में अपने को चाहिए, तो एक मिनट यार, देख लो, मैंने येलो से बना दिया ताकि हम लोगों ने एक्सटेंड किया वो। थोड़ा समझ लेना, ठीक है।
मैंने ब्लू से बना दिया ताकि हमने एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है ना। हम्म। तो अब ये 90 डिग्री बन जाता है भाई साहब, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री बन गया। हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब बारीकी से समझो, ये ट्रायंगल में जाते हैं, ये अब 90 डिग्री हो गया, ये एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल भी थीटा ही है। तो अब अपने को क्या निकालना है, ध्यान सुनना, ये पॉइंट, ये आर था अपना, ये वाला क्या था, ये R1 था, ये पॉइंट अपना O था। ध्यान सुन लेना, इस बात को समझ लो, फिर मैं बारीकी से ध्यान से समझा दूंगा। ये O था और मैंने इसको एक्सटेंड किया, यहाँ पे मैंने एक n नाम का पॉइंट बना दिया, यहाँ पे इसको हमने m लिया था, इसको हम n ले लेंगे, ठीक है। और ये वाला जो था वो माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू से लेके ON। अब ये ON का लेंथ निकालना है, जाहिर सी बात है R1 निकालना है, तो परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे, तो मुझे AN, तो मेरा जो R1 है, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा अभी। R1 जो है मेरा वो ON के इक्वल हो गया। वो ON मेरा कैसे मिलेगा, ON मेरा मिलेगा OA से प्लस ON से, हाँ रॉन्ग बोल रहा हूँ, मेरा जो R1 है वो AN के इक्वल हो गया। क्या हो गया, R1 जो है वो AN के इक्वल हो गया। AN जो है वो मेरा क्या है बताओ, AN जो है वो मेरा है OA से प्लस ON से इक्वल है, OA प्लस ON से इक्वल है। अब अगर बारीकी से बात को समझोगे तो OA की वैल्यू कितनी है, R प्लस ON की वैल्यू कितनी आती है अपने को देखना है। ये एंगल अपना थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला हाइपो हो जाएगा। तो अब इसको मैं साइड में समझा देता हूँ। ये मेरा है O, ये मेरा है माइनस क्यू, ये मेरा है N, ये मेरा है 90 डिग्री, ये मेरा है L। ON देखो ध्यान से सुनना, समझ लेना ध्यान से, ये ON है मेरा, ये मेरा एंगल है थीटा, तो थीटा का एडजेसेंट, ये मेरा एडजेसेंट हो गया, सिंपल। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, ON को साइड में निकाल दूं, यहीं पे निकाल दूं, ON इज इक्वल टू, सॉरी, cos theta is equal to adjacent, that is ON upon L hypotenuse। ON की वैल्यू कितनी आ गई, L cos theta। भाई साहब दोनों सेम आने वाला था, ध्यान सुनो, L cos theta। तो ये अपने को बॉक्स कर लेना बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अपने को ये चीज़ आ चुकी है। तो ON इज इक्वल टू, ये कैसे निकाला हमने, इस ट्रायंगल से निकाला, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन L, तो ON इज इक्वल टू L cos थीटा। ये बात हमने यहाँ पे पुट कर दी, अपने को R1 की वैल्यू आ चुकी है। क्या ये समझ में आ गया, क्या मैं इसको रफ कर दूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही है, आना तो बोलो यार, ठीक है। जैसे ये चीज़ हुई वैसे इस बात को समझो, जैसे ये चीज़ हुई वैसे इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सर अब अपने को ये पता लग गया सर, सर जी ये पता लग चुका है कि अपना काम बन गया है सर, अब ये अपनों को पता लग गया है। तो अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, देखो 2 पॉइंट हो गया ना भाई, आया कि नहीं आया यार, कोई डाउट तो नहीं ना यार, आसान तो है ना, सिंपल है ना। ये सेकेंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट जो होगा अपना बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो टोटल वी होगा वो अपने को मिलेगा, मैं मान लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि V1 जो है, V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर ऐसा बोल दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसा इंग्लिश में लिखने आना चाहिए वर्बल फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू माइनस Q इज गिवन बाय V1 इज इक्वल टू K माइनस Q अपॉन R। आसान तो है ना मेरे यार, पर V1 के लिए R कौन है, R1 है। वैसे ही V2 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू प्लस Q गिवन बाय V2। अरे हाँ ना तो बोलो यार, K इंटू प्लस Q अपॉन R2। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझाने की कोशिश की। अब उसके बाद जो चौथा होगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A इज गिवन बाय
v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ऐड कर दिया तो भाई साहब ऐड कर देंगे तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर आर वन प्लस के क्यू अपॉन आर टू। के को कॉमन लिया, अंदर क्या रहेगा बताओ, एक मिनट, माइनस, हाँ अंदर, सॉरी, के क्यू को कॉमन लिया, अंदर क्या रहेगा बताओ, अंदर रहेगा माइनस, माइनस नहीं, माइनस वन अपॉन आर वन बचेगा, तो माइनस वन अपॉन आर वन को यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वन अपॉन आर टू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस के क्यू अपॉन, देखो ध्यान से, वन अपॉन आर टू की जगह पे क्या पुट करेंगे, आर टू की वैल्यू क्या है, आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस वन अपॉन आर वन क्या है बताओ, आर वन क्या है, आर वन की वैल्यू है आर प्लस एल कॉस थीटा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, हाँ ना तो बोलो यार। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ चुकी है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। सही है, कोई दिक्कत, दिख रहा है ना, दिख रहा है सब कुछ ठीक है। मैं भी जूम करके वो डायग्राम दिखा दूंगा, डायग्राम अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं, ध्यान सुनो। माइनस के क्यू को बाहर रखा, एक मिनट, माइनस नहीं आएगा, माइनस को तो हमने अंदर ही रखा हुआ है, ध्यान सुनो, के क्यू को बाहर रखा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट से कर दो, चलो फटाफट से मुझे बताओ, ये वाली वैल्यू वहां पे जाएगी, देखो हमेशा याद रखना कि ये वैल्यू जब वहां पे जाती है तो बीच का साइन कभी भी मल्टीप्लाई होता नहीं है, तो आर प्लस एल कॉस थीटा, और ये वाली वैल्यू जब यहाँ पे आएगी तो माइनस अंदर घुस जाता है, तो माइनस घुस के माइनस आर कर देगा, और ये प्लस एल कॉस थीटा कर देगा, है ना तो बोलो यार। अपॉन में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। अगर आप बारीकी से ध्यान दो तो आपको दिखाई देगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि प्लस आर माइनस आर कैंसिल हो चुका है। और अगर अब अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अभी इसको और ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर नॉर्मल साइज पे कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं इस टर्म को लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो, तो क्या बच गया, v इज इक्वल टू के क्यू इंटू में अपॉन में क्या बच गया, देखो ध्यान से दिखा देता हूँ, बचा है एल कॉस थीटा, ध्यान सुनना, एल कॉस थीटा 12 कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा, देखते हैं फिर। तो क्या बचा है, ऐसा बचा हुआ है, ट्वेल्व कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा बताओ, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे दो बातें समझो बहुत बारीकी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। v इज इक्वल टू, एक बात बताओ मुझे, असली वाला डाइपोल तो मुझे पता है कि मेरा असली वाला डाइपोल तो ऐसा दिखता है कुछ, असली वाला डाइपोल जो होता है वो मेरा ऐसा दिखता है, छोटा सा है, चिंदी सा, 12 लेंथ, और मेरा पॉइंट यहाँ पर है। तो ये जो r है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 12 तो बहुत छोटा हो गया उसके सामने। तो एल स्क्वायर, इट मीन्स कि एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा, इट इज अ वेरी स्मॉल टर्म, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, सही कि नहीं है। इट मीन्स इट कैन बी नेग्लेक्टेड, समझा कि नहीं यार। अगर इसको हटा सकते हैं तो अभी ये फॉर्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल टू के, ध्यान सुनना, यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा, यहाँ पे अपॉन में बच जाएगा आर स्क्वायर। बारीकी से ध्यान दो, यहाँ पे आ गया q इंटू 12, तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो k, q इंटू 12 क्या होता है, p होता है भाई साहब, डाइपोल p इज इक्वल टू q इंटू 12, अभी पढ़ाया था ना, वही है। यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू v। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मैं इसको 3 केसेस बताऊंगा। भाई साहब आपको फॉर्मूला मिल चुका है, ठीक है, आपको फॉर्मूला मिल चुका है, दिस इज योर फॉर्मूला एंड दिस इज ए स्केलर फॉर्म, ये स्केलर फॉर्म का फॉर्मूला है, स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको देखना चाहोगे तो v इज इक्वल टू के पी
आर कैप आ जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर, सिंपल, क्योंकि कॉस को हटा देंगे, पी डॉट आर कैप ऐसा रहता है, ऐसा वेक्टर, ठीक है। पी जो होता है पी के ऊपर बार आ जाएगा। देखो अगर ध्यान से देखोगे, एक बात बताता हूँ सर, आपने वेक्टर फॉर्म लिखा, ये क्या लिखा आपने, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में पी बार डॉट ये क्या है, आर कैप है, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमेशा स्केलर होती है सर, तो बार कैसे आ गया, वेक्टर फॉर्म कैसे आ गया, बताता हूँ। पी बार और डॉट आर कैप जो होता है वो वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर होता है हमेशा, तो वैल्यू तो हमेशा स्केलर में आने वाली है। यहाँ पे सिर्फ वेक्टर डॉट वेक्टर दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो लाइन ले ली, अब इस लाइन में मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग ये फॉर्मूला ले लिया, हम लोग ध्यान सुनना, अपने को ये फॉर्मूला मिल चुका है, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर एक बात बताओ, आपने अभी जब पहले किया था, एक बात और बताता हूँ थोड़ी सी यहीं, सर यहाँ पे जब आपने निकाला तो v की वैल्यू 1/4πε0 q/r, एक सिंगल r आता है हमेशा, नीचे एक सिंगल r आता था सर, पर इस बार आपका ये, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो डबल r आ रहा है, यहाँ पे डबल आर स्क्वायर आ रहा है, अपॉन में आर स्क्वायर आ रहा है, ऐसा क्यों सर, बताता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे जब मैंने आर देखा, यहाँ पे सिंगल आर क्यों है, क्योंकि मैं आर डिस्टेंस में सिर्फ एक चार्ज की वजह से, आर डिस्टेंस पे मैं चेक कर रहा हूं कि v की वैल्यू कितनी होगी, पर मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दो चार्ज की वजह से चेक कर रहा हूँ भाई साहब, टाना ना ना टाना, अरे आया कि नहीं आया यार, आना तो बोलो भाई साहब, दो चार्ज की वजह से। आई होप ये देखो यही मेन था, एक बार ये मेन था, ये ज्योमेट्री समझी तो बस बात खत्म थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे समझते तीन केसेस समझने की कोशिश करते हैं। पहला केस, थीटा की वैल्यू 0 है, दूसरा केस थीटा की वैल्यू 180 है, तीसरा केस थीटा की वैल्यू 190 थी, थीटा की वैल्यू 180 है, सॉरी 180 क्यों बोल रहा हूँ, 90 है। बारीकी से समझो बात को, चलो यहीं पे समझाऊंगा मैं, डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा, तुम सिर्फ करते जाना। ये मेरा डाइपोल है माइनस क्यू और ये मेरा है प्लस क्यू, ध्यान सुनना, ये पॉइंट ए यहाँ पे था अब तक, तो इस पॉइंट सेंटर ऑफ डाइपोल से लेकर के मैंने यहाँ पे निकाला, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू, अरे क्यू क्यू नहीं है यार, के क्यू कहाँ पे आ गया भाई, के है ना, पी, के पी कॉस थीटा है यार, ठीक है, के पी कॉस थीटा है भाई साहब, के पी कॉस थीटा है, के पी कॉस थीटा है, ध्यान सुनो, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इस पॉइंट पे आई। अब मैं पहला केस देखो, थीटा की वैल्यू 0, हमेशा याद रखो, ये जो डाइपोल है ये प्लस क्यू यहाँ पर है, ये माइनस क्यू यहाँ पर है, मुझे पता है सर, आपने बताया था सेंटर ऑफ डाइपोल से हमेशा डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू की तरफ जाता है, मतलब पी का डायरेक्शन ऐसा होगा, जो कॉस थीटा है वो पी के और पी के बीच में, पी के एंगल है, मतलब सेंटर ऑफ इस पॉइंट, ये आर, देखो आर और पी के बीच का एंगल होता है, बेसिकली आर और पी के बीच का एंगल होता है वो कॉस, ठीक है, देखो ध्यान से। तो इस पॉइंट पी का जो आर है, इस आर को मैं, इस पॉइंट पी को अभी यहाँ पे नहीं रखूंगा, मैं इस पॉइंट पी को हटा करके, सॉरी पॉइंट पी नहीं यार, पॉइंट ए हमने लिया ना, सॉरी यहाँ पॉइंट ए जो है, इस पॉइंट ए को मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो मेरा आर यहाँ पे आ चुका है, आर एक्चुअल सेंटर ऑफ डाइपोल से लेते हैं हमेशा, सेंटर ऑफ डाइपोल से हमेशा आर लेते, तो सेंटर ऑफ डाइपोल से हमेशा जब आर लोगे तो ये आर यहाँ पे आ जाएगा, ये एल है अभी, ये अभी भी एल है, ये वाला एल है, वो सब अपने को लेंथ की जरूरत नहीं है, बट मैं एक बात बताता हूँ, जब मैंने इसको डाइपोल एक्सिस पे बाहर रखा, प्लस क्यू की तरफ रखा, तो एंगल कितना बना, थीटा 0 बन गया, पी भी ऐसे ही है, आर भी ऐसे ही है, आर बार भी ऐसी है ना भाई साहब, ध्यान सुनना, आर बार का डायरेक्शन भी तो यही है ना, आर बार का डायरेक्शन भी तो इस पॉइंट से यही है ना, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, मैं फिर से बताता हूँ, ये जो लाइन है, इस लाइन पे आगे गया मैं, ये मेरा ए है, ये मेरा माइनस क्यू है, ये सॉरी प्लस क्यू है, ये मेरा माइनस क्यू है, सेंटर ऑफ डाइपोल से ये वाली लेंथ मेरी आर थी, आर का जो आर बार होगा वो भी इसी डायरेक्शन में है, पी भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 तो कॉस 0 कितना 1, सिंपल सी बात है, जब थीटा 0 होगा तो कॉस 0 कितना होगा
1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल टू के पी, देखो V एट एक्सिस ना, एक्सडीएल पे, ये एक्सिस पे चेक कर रहा हूँ ना, एक्सिस पे, तो एक्सिस पे कितना हो जाएगा प्लस के पी अपॉन आर स्क्वायर। के पी को तुम लिख सकते हो ऐसे 1/4π डाल के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वे एक्सिस पे, क्या तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ गई? चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब दूसरी बात समझते हैं। अब उसी पॉइंट पी को उठाते हैं डाइपोल से, पॉइंट पी को उठाते हैं, जो पॉइंट, ये पॉइंट पी नहीं यार, पॉइंट ए जो है, पी तो मेरा अभी भी ऐसी है, पी तो मेरा अभी, पी तो मेरा हमेशा ऐसी रहेगा, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। पर अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को हटा करके, ध्यान सुनना, इस पॉइंट को उठा करके, ये जो पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को उठा करके यहाँ पे डाल दूंगा। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो मेरा इस पॉइंट से देखो, सेंटर ऑफ डाइपोल से पी ऐसे जा रहा है, ठीक है, और सेंटर ऑफ डाइपोल से ये जो आर है मेरा, वो ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट ए और ये माइनस क्यू था, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। पी और आर क्या हो गया, आर बार अपोजिट डायरेक्शन में आते ही कॉस की वैल्यू कितनी होगी 180, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180। जैसे ये 180 आया, जैसे ये 180 आया, जैसे ये 180 आया, वैसे ही कॉस 180 कितना होता है -1, तो v की वैल्यू कितनी है बताओ, v की वैल्यू कितनी है माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल, कोई दिक्कत? भाई साहब डाइपोल पे तीसरा केस, हाँ सब बना लेना। डाइपोल पे मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू हमेशा थीटा पे ली थी ना, ये वाला इंक्लाइन थोड़ा सा लिया था। डाइपोल पे पॉइंट ए जो था मेरा, वो मैंने इंक्लाइन लिया था। अब मैं इसको बराबर 90 कर दूंगा, क्या कर दूंगा, बराबर 90 कर दूंगा पॉइंट ए को, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो जब भी थीटा की वैल्यू 90 है तो cos 90 0, cos 180 कितना है -1, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -180, 180 मतलब पाई, तो cos पाई/2 कितना हो गया 0 हो गया। तो जैसे ही 0 हुआ तो v की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, तो 0 तो 0। क्या ये 3 केसेस याद रहेंगे? अरे हाँ ना तो बोलो यार, सिंपल है, इसका डायग्राम बना लोगे पक्का, आसान तो है ना। तो ये गाइस ध्यान दो, जैसे कि आपको पता लग गया कि हमने, जो मैंने बोला था कि हमें आज ये 3 डेरिवेशन करना है, तो ये अपना 2 डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, एक पॉइंट चार्ज और एक डाइपोल। सिस्टम ऑफ चार्ज हम लोग को करना है, ये हम लोग छोटा सा डेरिवेशन है, मतलब हो सकता है कि 10-15 मिनट अगर मैं भी शूट करूँ तो और लग जाए, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको अगले वीडियो में डाल दूंगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, ताकि 1 घंटे 70 मिनट की वीडियो काफ़ी हो जाती है एक तरीके से। तो 2 डेरिवेशन बहुत ही दिल लगा के पढ़ लेना। तीसरा डेरिवेशन ये इसी टॉपिक का है, पर तीसरा डेरिवेशन हम लोग उसमें डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है, अगली वीडियो में डाल देंगे बेहतरीन तरीके से। उसके बाद ये सुनो ध्यान से, ये हम लोग ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिया। अगर आप इन वैल्यूज को ध्यान से देखोगे तो पोटेंशियल जो मिनिमम होता है वो कहाँ पर है, इक्वेटर पे। इट इज एक मिनिमम पोटेंशियल हो जाता है ना, ये मिनिमम मतलब 0, सीधा हो गया 0 हो गया, ठीक है, सबसे लोवेस्ट। और इन दोनों को अगर मिक्स करोगे तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, विच इज नथिंग बट द प्लस माइनस के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखने के लिए 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर करके ये वैल्यू अपने को मिल जाती है डाइपोल की मदद से। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी याद रखना, v इज इक्वल टू प्लस माइनस के मतलब ऐसा बेसिकली ऐसा 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर। ये भी याद रखना कि भाई साहब क्यू और एल है अपने पास, तो भी अपने को निकाला जा सकता है v डाइपोल मूवमेंट का, ठीक है, मतलब डाइपोल की वजह से क्या होगा। दूसरा ये अपना एक्सियल वाला है, एक्सियल में हमने निकाला था एक्सिस पे, और डाइपोल के एक्सिस पे वैल्यू मिली है, तो डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। और जो v है ये भी स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, ये भी पता लग गया। दूसरी बात, v की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, हमेशा v एक्सिस पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, v एक्सिस पे मिल जाएगी, सिंपल सी बात है, ये भी बात अपने को पता होनी चाहिए। तो वो हम लोग उसमें डाल देंगे। तो गाइज हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या नाम है,
पॉइंट चार्ज हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लिया। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस करेंगे। जो छोटा सा डेरिवेशन होता है, बहुत आसान होता है, पर उसके पहले मैं सिखाऊंगा एसपीटी, सुपर पोजिशन थ्योरम सिखा दूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें वो सिखा दूंगा सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। उसके बाद हमारा ईपीएस स्टार्ट हो जाएगा। ईपीएस तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसके ऊपर है तो वो थ्योरी पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिनके ऊपर जेई और नीट में और सीटी में बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चंस बनते हैं। जेई में तो ज़्यादा बनते हैं, सिंपल सी बात है, बहुत तगड़े तगड़े नीट में भी बनाए जाते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में आपसे।